Hello everyone. So this is Chemical Kinetics part 2. In part 1 we have already discussed what is rate of reaction, average rate of reaction and instantaneous rate of reaction. तो पहले जो हमारी वीडियो थी पार्ट 1 उसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं. रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है और हाउ टू राइट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेशन. ये सारी चीज़ें हम पार्ट 1 में कर चुके हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट पार्ट 2. तो रेट ऑफ रिएक्शन वी हैव कंप्लीटेड इन द फर्स्ट वीडियो. सो नाउ वी विल डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन. वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी. सो द फर्स्ट फैक्टर इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ऑफ कोर्स जब रिएक्शन हो रही है तो कौन रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स कर रहे हैं रिएक्ट. तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी. जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज़्यादा होगी. तो ग्रेटर आर द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स फास्टर इज द रिएक्शन. So this is a very obvious thing. As the concentration of reactants decreases, the rate of reaction also decreases. So reactants are going to react. जितना ज़्यादा उनका concentration होगा, rate of reaction उतनी ज़्यादा होगी. The second is surface area of reactant. Smaller is the particle size, that is greater is the surface area, the faster is the reaction. जितना छोटा पार्टिकल होगा रिएक्शन उतनी ज़्यादा होगी. छोटा पार्टिकल होगा अगर तो फाइनल पार्टिकल्स जो होते हैं उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है. तो मोर सरफेस एरिया इज अवेलेबल फॉर द रिएक्शन टू अकर. ज़्यादा पार्टिकल सरफेस पे होंगे एंड अगर ज़्यादा पार्टिकल सरफेस पे होंगे तो दे विल रिएक्ट फास्टर. वो इंटरैक्ट करेंगे रिएजेंट से और रिएक्शन जो है हमारी वो फास्ट होगी. तो जितना छोटा पार्टिकल छोटा होगा तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा और रिएक्शन की रेट ज़्यादा होगी. So concentration was the first factor. Greater is the concentration, faster is the reaction. Second is surface area. Smaller is the particle, faster is the reaction. Third is temperature. Rate of reaction increases with increase in temperature. Temperature बढ़ाते हैं rate of reaction बढ़ती है. जैसे ही हम temperature बढ़ाएंगे reaction की rate क्या होगी, बढ़ जाएगी. कैसे बढ़ेगी, अब क्या है इनका इक्वेशन, क्या एक्सप्रेशन है, ये सब हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे. हर चीज़ का डिस्कस करेंगे. अभी हम सिर्फ एक आउटलाइन देख लेते हैं कि कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी. रिएक्टेंट का सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी. टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट. अब जब रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं तो उनके बीच की बॉन्ड ब्रेक होती है और प्रोडक्ट्स में बॉन्ड बनती है. Now different type of reactants require different amount of energies for breaking the bond. अलग अलग reactant के जो bonds होते हैं उनकी strength अलग अलग होती है. तो कुछ reactants में bond break करने के लिए ज़्यादा energy चाहिए होगी और कुछ reactants में bond break करने के लिए कम energy चाहिए होगी. तो अगर ज़्यादा energy चाहिए होगी तो rate of reaction थोड़ी slow होगी. अगर कम energy चाहिए होगी तो rate of reaction थोड़ी ज़्यादा होगी. So nature of reactant. Different reactants require different amount of energies for breaking different bonds and different amount of energies are released in the formation of different bonds. Therefore, rate of reaction differ with nature of the reactant. So, the fourth factor was nature of reactant. Fifth is presence of catalyst. Of course, catalyst क्या करते हैं, speed change कर देते हैं, है ना. So, a catalyst generally increases the speed of the reaction. कैटलिस्ट क्या करता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है. तो कहीं पे अगर हमें घूम के जाना है तो अगर हम कैटलिस्ट स्टार्ट कर देंगे तो क्या करेगा, ऐसे में बोल के घूम के नहीं जाना पड़ेगा, हम क्या करेंगे सीधे चले जाएंगे. तो कैटलिस्ट चेंजेस द पाथ एक्चुअली एंड देयरफॉर इट चेंजेस द स्पीड और रेट ऑफ द रिएक्शन ऑल्सो. ठीक है, तो दोनों चीज़ें ये चेंज कर देता है. सो सिक्स्थ वन इज प्रेजेंस ऑफ लाइट. कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में होती हैं. दे डोंट टेक प्लेस इन द डार्क. सो दोज रिएक्शंस आर फोटोकेमिकल रिएक्शंस. सो व्हाट आर द फैक्टर्स. पहला है कंसंट्रेशन. रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज़्यादा होगी. सेकेंड इज सरफेस एरिया. सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा पार्टिकल्स का
उतने ज़्यादा पार्टिकल्स एक्सपोज होंगे और रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। सरफेस एरिया अब ज़्यादा कितना होगा, पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं उतना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है। थर्ड इज टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। फोर्थ इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अलग अलग रिएक्टेंट में बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, सो दे रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जीज फॉर ब्रेकिंग द बॉन्ड, और इसीलिए अलग अलग रिएक्टेंट्स के लिए रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग होती है। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट है या नहीं, कैटलिस्ट नहीं है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो रही होगी, कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। क्यों होता है ऐसा, ये दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक। कैटलिस्ट क्या करते हैं, एक रिएक्शन को एक अलग पाथ देते हैं फॉर द रिएक्शन टू अकर, और इसीलिए स्पीड जो होती है रिएक्शन की बढ़ जाती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रेजेंस ऑफ लाइट, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में होते हैं, डार्क में नहीं होते। So we have 6 factors: concentration of reactant, surface area of reactant, temperature, nature of reactant, presence of catalyst and presence of light. Now the next is, हमने ये कह दिया कि हमारी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। अब कैसे डिपेंड करेगी ये हम कैसे पता लगाएंगे, तो ये हमें बताएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन। सो रेट लॉ एक्सप्रेशन, what it actually tells, it tells the dependence of rate on concentration of reactants. rate law expression हमें क्या बताता है, rate law expression से हमें पता चलता है कि रिएक्शन की रेट रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन पर कैसे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन डिस्क्राइब्स द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्ट। ठीक है, तो रेट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन है ये हमें कहाँ पता चलेगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन में। अब एक चीज देख लेते हैं, हमने कहा कि रेट जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और अगर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होने लगी तो रेट ऑफ द रिएक्शन विल ऑल्सो डिक्रीज। धीरे धीरे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होता जाएगा। सो एज अ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कीप ऑन डिक्रीजिंग। रिएक्टेंट्स कंबाइन कर रहे हैं तो उनकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होती जा रही है, while those of the products keep on increasing, और प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। However, the rate of reaction is also found to decrease. अब हम ये देख रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कम होती जा रही है। कम किस लिए हो रही है, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है। दिस शोज दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रही होती तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होने के साथ रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज नहीं होती। ठीक है, पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होने के साथ रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, और ये हमें कौन बताएगा, दिस इज डिस्क्राइब्ड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब लिखते कैसे हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन को, या रेट लॉ है क्या। रेट लॉ क्या कहता है, पहली बात तो रेट लॉ कहता है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। फर्स्ट पॉइंट, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन के। तो मान लेते हैं हमारे पास ये रिएक्टेंट है ए और बी। स्मॉल ए और बी क्या है, उनके कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है, दे आर रिएक्टिंग टू गिव प्रोडक्ट्स। तो पहली लाइन में हमने क्या कहा कि रेट जो है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में रिएक्टेंट्स का मोलर कंसंट्रेशन है, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। आगे क्या लिख रहे हैं, विद ईच टर्म रेज टू सम पावर। ये जो मोलर कंसंट्रेशन के टर्म्स हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखे हैं, इनकी कुछ पावर भी होती है, दे आर रेज टू सम पावर विच may or may not be same as the stoichiometric coefficient of that reactant in balanced chemical equation. तो रेट जो है वो रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। अब ये जो रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन है, इनकी कुछ पावर भी होती है, ये पावर रिएक्टेंट्स की स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यहाँ अगर हम देखें
तो ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ए और बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है बी। पर अगर हम रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में देखें तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, यहाँ पर उसकी पावर है अल्फा और बी की पावर है बीटा। अब ये अल्फा बीटा जो है ये ए और बी के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, ये हम देख के नहीं बता सकते हैं। ये क्या होता है, ये इट इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। तो क्या दिमाग में बिठा लेना है हमको, रेट लॉ क्या कह रहा है। पहली चीज क्या कह रहा है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन। ठीक, अब रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन जब हम रखेंगे तो उसकी कुछ पावर होगी टर्म्स की, वो पावर रिएक्टेंट्स के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, अब क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा देते हैं के। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, रेट इज इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर अल्फा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बीटा। ठीक, ये क्या है, दिस इज रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन इस पे डिपेंड कर रही है ए और बी, मतलब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। ठीक, और इन ये जो मोलर कंसंट्रेशन के टर्म्स हैं इनकी कुछ पावर है, यहाँ पर ये अल्फा बीटा है। अब पावर्स कैसे पता चलती है, पावर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होती है, एक्सपेरिमेंट करके पता लगाई जाती है। देख के हम यहाँ पे पता नहीं लगा सकते कि मोलर कंसंट्रेशन टर्म्स जो यूज हो रही हैं उनकी पावर क्या होगी। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी है, दैट इज के। के इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। ठीक है, के इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। अब क्या है रेट कांस्टेंट, जरा देखते हैं। हमने लिखा है कि रेट इज इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर अल्फा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बीटा। अगर हम मान लें कि ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोल पर लीटर है। इफ ऑल दी कंसंट्रेशंस आर टेकन यूनिटी, दैट इज ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1। तो ए और बी इन दोनों की कंसंट्रेशन अगर हम 1 मान लें तो रेट इज इक्वल टू के। तो रेट जो होगा वो के बराबर हो जाएगा। तो रेट इज इक्वल टू के कब, जब सभी रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन कैसी होगी, 1 मोल पर लीटर। ठीक, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिट। तो जो रिएक्टेंट टर्म्स हैं अगर उनकी कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर हो जाए तो रेट इज इक्वल टू के। तो रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। के जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है कब, व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 1, जब रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन 1 हो जाती है तब। सो के इज रेट कांस्टेंट। और ये जो हमने लिखा है दिस इज रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो कौन सी 3-4 इंपॉर्टेंट बातें हैं, रेट लॉ क्या कहता है, रेट लॉ हमें बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है, किस पे डिपेंड कर रही है रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन पर। अब जो रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन टर्म्स होंगी उनकी कुछ पावर होगी, ये पावर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होती है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं होता, देख के हम नहीं बता सकते। ठीक है, यहाँ पर हमने जो रिएक्शन ली है उसमें रेट इज इक्वल टू के, एक रिएक्टेंट ए है दूसरा रिएक्टेंट बी है, ए की पावर अल्फा रखी है और बी की बीटा रखी है। ये जो अल्फा बीटा पावर्स हैं ये क्या है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होंगी, देख कर नहीं हम बता सकते हैं। के क्या है, के एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसका नाम क्या है, रेट कांस्टेंट। अब के को डिफाइन करना है रेट कांस्टेंट को, कैसे करेंगे, अगर ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन 1 कर दें तो रेट इज इक्वल टू के, रेट जो है वो के बराबर हो जाएगा। तो रेट कांस्टेंट इज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है कब, when the molar concentration of each reactant is unity। ठीक, तो एक हमें नया टर्म मिला है यहाँ पर, इनफैक्ट 2 मिले हैं, एक रेट लॉ एक्सप्रेशन और दूसरा रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ फीचर्स हैं, उसके देखते हैं वो क्या है। फर्स्ट, रेट कांस्टेंट इज अ मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ऑफ कोर्स रेट कांस्टेंट से हमें रेट ऑफ रिएक्शन का पता चलता है। रेट कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। ठीक, जितना ज़्यादा रेट कांस्टेंट होगा रिएक्शन की स्पीड उतनी ज़्यादा होगी।
दूसरा, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द सेम रिएक्शन चेंजेस विद टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर चेंज होने के साथ चेंज हो जाती है, सो इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तीसरा, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन। अब रेट कांस्टेंट की वैल्यू ये कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन पर नहीं डिपेंड करती है, बिल्कुल नहीं डिपेंड करती, क्योंकि हम रेट ऑफ कांस्टेंट कैसे डिफाइन कर रहे हैं? जब हम रेट कांस्टेंट को डिफाइन कर रहे हैं तो मोलर कंसंट्रेशंस को तो हमने 1 मान लिया है, तो हमने मान लिया है ना, इट इज ऑलवेज 1 व्हेन वी आर डिफाइनिंग रेट कांस्टेंट। तो ये जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो मोलर कंसंट्रेशन कितनी है इस पे डिपेंड नहीं करती है। किस पे डिपेंड करती है रेट कांस्टेंट की वैल्यू? रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है टेम्परेचर। तो रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। किस पे नहीं डिपेंड करता है? रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता है। ठीक, अब रेट लॉ एक्सप्रेशन में ये जो मोलर कंसंट्रेशन की पावर्स होती हैं ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होती हैं, हम देख के नहीं बता सकते हैं। तो अगर पावर्स एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, इसका मतलब कि रेट लॉ ऑफ एनी रिएक्शन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड सिंपली बाय लुकिंग एट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दैट इज थ्योरेटिकली, बट हैज टू बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। मतलब जब हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं तो वो हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होती है। रिएक्शन को देखकर हम रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि जो रिएक्टेंट टर्म्स की पावर होती हैं वो एक्सपेरिमेंट कर कर डिटरमाइन करी जाती है। अब 2 टर्म्स हो गए हमारे पास, एक है रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन, और दूसरा है रेट कांस्टेंट। तो इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं थोड़ा सा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है भाई? हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, क्या है रेट ऑफ रिएक्शन? इट इज चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक, रेट कांस्टेंट क्या है? रेट कांस्टेंट एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है जब रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन 1 हो जाती है। So rate of reaction is the change in the concentration of a reactant or product per unit time. Rate constant, it is a constant of proportionality in the rate law equation. It is equal to rate of reaction when the molar concentration of each of the reactant is unity. Second point, rate of reaction concentration पर depend करता है, पर rate constant concentration पर depend नहीं करता है। Rate of reaction की unit क्या है? मोल पर लीटर पर टाइम। और रेट कांस्टेंट की क्या है? इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? दैट वी विल सी। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। ठीक, तो रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है? नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नाउ व्हाट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज? स्टेटमेंट क्या लिखी है देखो, the sum of powers to which the concentration terms are raised in rate law expression is called order of reaction। मतलब rate law expression में जो reactants होती हैं उनका जो power होता है अगर हम उसको add कर दें then we will get order of the reaction। For example, same example लेते हैं, a plus b gives product। rate law expression हमने क्या लिखी थी कि rate is equal to k a raised to the power alpha, b raised to the power beta। अब हम ऑर्डर में क्या कह रहे हैं? ऑर्डर क्या है? कंसंट्रेशन टर्म्स की जो पावर्स हैं उनका सम। अब कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर क्या क्या है? अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा को अगर हम प्लस कर दें तो अल्फा प्लस बीटा गिव्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जितने भी टर्म्स हैं उन सब के पावर्स का सम, दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक चीज देख लेते हैं, यहाँ देखते हैं। नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज, फॉर अ रिएक्शन a plus b gives product, the rate law is given by rate is equal to k a raised to the power 1 by 2 and b raised to the power 2। अब एक चीज देखते हैं, एक चीज देख लेते हैं एक बार। ये जो है रेट इज इक्वल टू k a टू पावर 1 by 2 b टू पावर 2, ये क्या है? ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है। सही, हमने कहा था कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या होता है?
रेट जो होती है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टर्म्स पे डिपेंड करती है। यहाँ पर रिएक्टेंट कौन कौन है, ए और बी है, तो ए की कंसंट्रेशन हो गई और बी की कंसंट्रेशन हो गई। फिर हमने कहा था कि जो कंसंट्रेशन टर्म्स होती है उनकी कुछ पावर होती है, ये पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब यहाँ देखो, ए के आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, बी के आगे भी कुछ नहीं लिखा है, उसका भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1 है। पर अगर हम पावर देखें तो ए की पावर 1/2 है और बी की पावर 2 है। अब 1/2 और 2 ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कहीं नहीं लिखी है, तो ये जो पावर होती है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होती है, इनका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं होता है, वो उसको देख के हम ही बता कर सकते हैं। खैर, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन दी है, रेट इज इक्वल टू के ए 1/2 B2। हमें क्या पता लगाना है, वी हैव टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, जो कंसंट्रेशन टर्म्स है उनकी पावर का सम। पावर कितना है, एक है 1/2 और दूसरा है 2, तो ऐड कर देते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/2 + 2, दैट गिव्स 2 1/2, दैट इज 2.5। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट ऑर्डर। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं ना पीछे आके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, फैक्टर्स पढ़ लिए, 6 फैक्टर्स थे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड प्रेजेंस ऑफ लाइट। फिर हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन देखा। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रेट लॉ है क्या कहता है, वो रेट लॉ कहता है कि रेट जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रेट किस पे डिपेंड कर रही है, रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन पे। मोलर कंसंट्रेशन टर्म्स जो हैं उनकी कुछ पावर होती है, ये पावर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होती है, तो ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं उनके बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। फिर यहाँ पे एक नया टर्म था के एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसका नाम है रेट कांस्टेंट। रेट और के आपस में इक्वल हो जाते हैं कब, जब ए और बी मतलब सारे रिएक्टेंट्स टर्म्स कितने हो जाएंगे, 1 मोल पर लीटर। तो अगर ए और बी दोनों 1 हो गया तो रेट इज इक्वल टू के। तो के दैट इज रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, कब, व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी और 1। तो ये रेट कांस्टेंट हो गया। रेट कांस्टेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। फिर हमने डिफरेंस पढ़ा रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन रेट कांस्टेंट का, ये हमें पता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, पर रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। कांस्टेंट है ना, वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। फिर हमने पढ़ा ऑर्डर। ऑर्डर क्या था, जो भी हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख रहे हैं उसमें जो मोलर कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनकी पावर का सम, वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर। अब ऑर्डर कई तरह के हो सकते हैं, रिएक्शन 0 ऑर्डर हो सकती है, फर्स्ट ऑर्डर हो सकती है, सेकेंड ऑर्डर हो सकती है, थर्ड ऑर्डर हो सकती है, एक्सेट्रा। मतलब जब सम करेंगे तो पावर 0 आ सकती है, पावर 1 आ सकती है। अगर सम करने पर 0 आई तो 0 ऑर्डर रिएक्शन है, ऐड करने पर 1 आई तो 1 फर्स्ट ऑर्डर है, 2 आई तो सेकेंड ऑर्डर है, 3 आई तो थर्ड ऑर्डर है। ठीक, तो ये हो गया। अब जो हमारा के है रेट कांस्टेंट, उसकी यूनिट क्या होगी ये देख लेते हैं। हमारा एक्सप्रेशन क्या है, रेट इज इक्वल टू के ए अल्फा बी बीटा। ठीक, थोड़ा सा रीअरेंज कर ले तो के इज इक्वल टू रेट अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर अल्फा अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बीटा। अब रेट की क्या यूनिट होती है, ये हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। रेट की यूनिट क्या होती है, रेट होता क्या है, रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, पर यूनिट टाइम, टाइम की यहाँ पे हमने सेकेंड रखी है क्योंकि पर यूनिट टाइम है तो सेकेंड इनवर्स। तो रेट की कंसंट्रेशन, रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ए क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर लीटर, तो मोल पर लीटर। बी भी मोलर कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन मतलब
मोल्स पर लीटर, तो मोल पर लीटर हो गया। इसकी पावर अल्फा है और इसकी पावर बीटा है। अब हम क्या करें, जो नीचे वाला टर्म है अल्फा बीटा वाला, तो मोल पर लीटर अल्फा बीटा ऐड हो जाएंगे। अल्फा बीटा अगर ऐड हो गए तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, एन से। तो अल्फा प्लस बीटा बिकम्स एन। अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करके देख लें, ठीक है। तो मोल पर लीटर ऊपर भी है, उसकी पावर है 1, मोल पर लीटर नीचे है, उसकी पावर है n, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस n पर सेकेंड। दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर डिटरमाइनिंग द यूनिट्स ऑफ k। ठीक है, मोल पर लीटर क्या है, कंसंट्रेशन। अगर गैसियस प्रोडक्ट्स या रिएक्टेंट्स हुए तो यही कंसंट्रेशन हम किस में एक्सप्रेस करेंगे, एटमॉस्फेयर में। ठीक, so this is the general equation for determining the units of the constant K, rate constant। rate constant की यूनिट किस चीज पे डिपेंड कर रही है, ऑर्डर पे। N is represented as the order of the reaction। तो in general, for the reaction of nth order, unit of K is given by K is equal to concentration 1 minus N time inverse। this is the general equation। ठीक है, अब n ऑर्डर है, ऑर्डर 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, उसको रखने पर हमें फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर की जो है रेट ऑफ यूनिट पता चल जाएगी। इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम अगले वीडियो में, तो वो पता चल जाएगा। तो उसके लिए ये पार्ट है, ये हमको पहले ध्यान से पढ़ लेना है। नेक्स्ट वीडियो में हम रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ एक्सप्रेशन पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें चीज़ें हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। Thank you।